नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रपोर्शन के बेसिस पर, एग्जाम्पल नंबर 9। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ 7, 3, 21। इसका फोर्थ टर्म कौन सा होगा? ठीक है, फोर्थ टर्म निकालना है और हमारे पास नंबर कौन से हैं? 7, 3, 21। तो जाहिर सी बात है फोर्थ टर्म यही कहीं आएगा ना। हम मान लेते हैं कि फोर्थ टर्म एक नंबर है, कौन सा? x। हमको नहीं पता तो मान लेंगे, तो नोट करिएगा, लेट द फोर्थ टर्म बी x। ठीक है, जैसे ही चौथा टर्म आता है ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे? प्रपोर्शन में, है ना। और प्रपोर्शन में फिर इसको कैसे लिखेंगे? 7:3 एंड इट इज प्रोपोर्शनेट टू 21:x, फोर्थ टर्म। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया मिडिल टर्म और ये दोनों क्या हो गए? एक्सट्रीम टर्म। आपने पहले पढ़ रखा है एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, है ना। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x की वैल्यू निकालनी है। x इधर आ जाएगा, 7 इधर, 3 ऊपर। 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 एंड x इज इक्वल टू 9। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा? यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो नंबर कौन सा होगा? 9। सो अवर फोर्थ टर्म इज 9। आंसर क्या लिखेंगे? फोर्थ टर्म इज 9। ठीक है ना, समझ गए। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 54, 71, 75 एंड 99 सो दैट द रिमेनिंग टर्म्स आर प्रोपोर्शनल। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं और इस टर्म्स में कितना घटा दिया जाए हर एक में। कौन कौन से टर्म हैं? 54, 71, 75 एंड 99। ठीक है, इसमें क्या माइनस कर दें कि ये सारे टर्म कैसे हो जाएं? आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएं। ठीक है ना, कुछ माइनस करना है, हर टर्म में माइनस करना है। तो हम मान लेते हैं x, इसमें से भी x घटाए, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी घटाए। x घटा देने से सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? आपस में प्रोपोर्शन। लेट x be subtracted from each number so that the remaining terms are in proportion। x घटाएंगे हर एक से ताकि बचे हुए टर्म क्या हो जाएं? घटाने के बाद जो बचेगा वो आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो हमने 54 में से x घटाया, 71 में से x घटाया, इसी तरह 75 में से x घटाया, इसी तरह 99 में से x घटाया। जब हम ऐसा करेंगे तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट के लिए दोनों रेशियो में, ये दोनों रेशियो में और ये आपस में इक्वल, यानी प्रोपोर्शनेट। ठीक है ना। तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, यानी सीधे आपको समझ आता है एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा? ये तो जान रहे हैं आप ना, डायरेक्ट लगा दें। क्यों एक स्टेप लिखें कि ये अपॉन ये, उसके बाद ये अपॉन ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे वही आएगा। तो डायरेक्ट अपन क्या करें? अगर प्रोपोर्शनेट है तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। डायरेक्ट कर लें। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देयरफॉर 54 माइनस x, 99 माइनस x, ये आपस में मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म का एंड इक्वल टू मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन। 71 माइनस x, 75 माइनस x। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। ये तो जान रहे हैं मल्टीप्लाई करना। 54 मल्टीप्लाइड बाय 99 कितना होता है? करिए ज़रा। 54 मल्टीप्लाइड बाय 99 कितना आएगा?
करके बताना है बेटा, उसका देख के नहीं बताना है ना, खुद से करिए। 54 मल्टीप्लाइड बाई 99, बताइए जल्दी से, और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मल्टीप्लाई में। कितना आया? 5346। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 5346। अगेन 54 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स, दिस इज माइनस 54x। ठीक है, तो इसके साथ इन दोनों का कर लिया। अब हम किससे करेंगे? माइनस एक्स से इन दोनों को करेंगे। माइनस प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 99x, माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। इधर का हो गया। आप इक्वल की उस पार 71 मल्टीप्लाइड बाय 75 करिए ज़रा। 71 मल्टीप्लाइड बाय 75, बताइए कितना आता है? कितना? 5325 आ रहा है क्या ये? बाकी लोग देखिए। अरे करना है बेटा खुद से, एक दूसरे का कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना? इसको हल्के में नहीं लेना आप, यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आप अभी दूसरे का देख के लिखेंगे, सुन के लिखेंगे, खुद नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिस कब करेंगे फिर? 5325 आ रहा है, करेक्ट है। दिस इज 71 मल्टीप्लाइड बाय 75। नाउ 71 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स, माइनस 71x, इसके साथ हो गया इन दोनों का। माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 75, माइनस 75x एंड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, उधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो कैंसिल कर दो। सेम साइन, दोनों तरफ सेम नंबर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप क्या करें, इस x वाले को आपस में ऐड कर लेते हैं। x वाले, ये आपस में x वाले हैं और ये आपस में x वाले हैं, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है? ये पहले x वाले बना लो, है ना, नंबर फिर एक तरफ कर लेंगे। या इस नंबर को इस नंबर के पास ले चलो, ये बड़ा है वो छोटा है, तो ऐसा करते हैं छोटे वाले को बड़े वाले नंबर के पास ले आते हैं। ठीक है, समझ गए ना? पक्का। और इधर से x को कैलकुलेट करके इक्वल की उस पार ले जाते हैं, उधर ये कैलकुलेट हो चुका होगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ नंबर कौन है? 5346। ये वाला नंबर यहाँ पर पॉजिटिव है, ये जब इस पार आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 5325 हो गया, इक्वल टू इधर ये वाले x हमने कैलकुलेट किए, माइनस माइनस प्लस, तो 75 प्लस 71 कितना होगा? 5 और 1 6 और 7 7 14। दिस इज x विथ नेगेटिव साइन, 146x नेगेटिव साइन के साथ। और इधर इसको कैलकुलेट करके उधर ले चलते हैं, समझ रहे हैं? इसको ऐड करिए ज़रा, 9 4 माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13 का 3, ठीक है ना, उधर ले जा रहा हूँ। और 9 और 5 14 और 1 15, 153x। साइन क्या होगा यहाँ पर? जब ये होता तो साइन क्या आता? माइनस। ये उधर जा करके क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 153 में 146 माइनस करिए 7, सो दिस इज प्लस 7x। और यहाँ कितना बचा? 46 में 25 माइनस करिए 21, दिस इज 21। 7x इज इक्वल टू 21, सो x इज इक्वल टू 21/7, दिस इज 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्या मतलब? ये जो चार टर्म हमको दिए हुए थे, इसमें से कितना कितना घटा दें ताकि ये चारों आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाएं। तो आंसर है कितना घटाना है? सब में से 3 3 3 3 घटाएंगे तो सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। समझ आया? सो 3 इज दैट पर्टिकुलर नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड। हो गया? नंबर 11 देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 54। ये दो नंबर दिए हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ना थ्योरी लेक्चर में, इसके बेसिक लेक्चर में, कि दो नंबर आपको बताया जाएगा और उसका मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। मीन मतलब दोनों नंबर के बीच वाला, या थर्ड नंबर पूछेगा तो दोनों नंबर के आगे वाला होगा। याद आया? तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 6 और एक है 54, और इसका मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी इन दोनों नंबर के बीच में आने वाला नंबर, मीन टर्म्स, यही पूछ रहा है ना। मीन प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं, है ना। ये
तो ये कैसे निकलता है, मान लेते हैं जो चीज़ निकालनी हमको नहीं पता है तो क्या मान लें उसको, x। लेट मीन प्रोपोर्शनल बी x, और डायरेक्ट मैं लॉ लगा दूं अगर आपको याद हो तो, क्या कि मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्सट्रीम, जोर से बोलो, याद है ना रूल, मीन नंबर का, मीन टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दोनों एक्सट्रीम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, याद है। या तो फिर अगर आप इसको x लिखे हैं तो यहाँ पर x लिखिए, और जब आप इसको प्रोपोर्शनल में अरेंज करेंगे x 2 बार लिखा जाएगा, फिर आप 1 अपॉन 1 दूसरा अपॉन दूसरा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा तो वही ना, रिजल्ट याद है। मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हमेशा एक्सट्रीम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं एज वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, याद आया रिजल्ट, रिजल्ट याद आया ना। दिस इज द मीन टर्म का स्क्वायर A और C, ये दो नंबर, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और मीन टर्म अपन क्या माने, x, सो दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 54, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 54। अब रूट के बाहर ये क्या निकलेगा, दिस इज 6, इट इज रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, 6 9 जा 54। देखो दो जोड़े ये बन गए, पेयरिंग हो गई, एक 6 बाहर आ गया, और 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3 जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, यानी कुल मिला के कितना हो गया 18, और ये कौन है x, और x को ही अपन ने क्या माना था, मीन प्रोपोर्शन, तो इन दोनों का मीन नंबर कौन सा हुआ, 18 हुआ, 18 इज द मीन प्रोपोर्शन, समझ गए। नंबर 12 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8xy एंड 4x²y। थर्ड प्रोपोर्शनल, दो नंबर कौन से हैं, एक है 8xy और दूसरा नंबर कौन सा है, दिस इज 4x²y, और हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कहाँ आता है, दोनों नंबर के बीच में या दोनों के बाद आता है ना, तो मीन नंबर कौन बन गया, अगर ये इसके बाद एक नंबर आने वाला है तो मीन ये बन गया ना बीच वाला। तो अब क्या पढ़े हैं इससे पहले के क्वेश्चन में आप, मीन नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दो एक्सट्रीम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मान लेते हैं थर्ड टर्म कुछ होगा, यहाँ पर x और y यूज हो चुका है, कोई दूसरा टर्म मान लेते हैं थर्ड टर्म क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन ABCDEFG कुछ भी मान लो। सो लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी A, क्या मान लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कौन है, A, तो नंबर कैसा बन गया जरा देखो, 8xy इज टू 4xy इज टू A, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये मिडिल टर्म हुआ ना, और मिडिल टर्म को मीन टर्म मानते हैं, और वही लॉ आप लगा सकते हैं, कौन सा, मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर दोनों एक्सट्रीम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, आ जाएगा। सो इसका स्क्वायर 4x²y, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, सो दिस इज 8xy मल्टीप्लाइड बाय A, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, आ रहा है समझ में, हाँ। इसका स्क्वायर करिए, 4 4 जा 16, x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4, y का स्क्वायर y², एंड दिस इज 8xy मल्टीप्लाइड बाय A। मुझे क्या निकालना है, तो मैं इस नंबर को इधर लाऊंगा, ये A के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल की इस पर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, सो दिस इज 16 x टू द पावर 4 y², ये आ गया डिवाइड में 8xy, और इधर बचा जो हमको निकालना है, ठीक है। 8 2 जा 16, तो एक तो 2 आया कैंसल हो करके, एक x से एक x कट गया, कितना बचा x³, एक y से एक y कट गया, एक y, दिस इज द थर्ड टर्म नंबर, समझ आया। तो इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल, समझ आ रहा है। अपन डायरेक्ट बना रहे हैं, आप चाहें तो कैसे बना सकते हैं, इसके जस्ट बाद एक स्टेप और लिख सकते हैं, ये थर्ड नंबर माना हमने ना, ये मीन नंबर हुआ,
तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये मीन नंबर और प्रोपोर्शनल का साइन लगा के मीन नंबर फिर लिखते हैं। सो दिस इज अगेन रिटर्न, और उसके बाद फिर ये नंबर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यहीं पर पहुंचेंगे। समझ रहे हैं ना, है? तो हमारे उतने स्टेप बच जाएंगे अगर आपको ये याद रहता है तो, ठीक है। ले रहे हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 13, और ये एक छोटा सा प्रूफ का क्वेश्चन है जिसको आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमको कंडीशन बताई जा रही है कि 4 टर्म है ए बी सी डी, ठीक है, और चारों टर्म आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बोलने का मतलब क्या, ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो किसका होगा, सी और डी का, सेम रेशियो। तो ए और बी का कुछ रेशियो हम मान लें, ए अपॉन बी कुछ आता होगा, कोई नंबर आएगा ना, ए को बी से डिवाइड करोगे तो कोई नंबर ही आएगा ना, वही नंबर सी को डी से डिवाइड करने में आता होगा। यही तो प्रोपोर्शनैलिटी का नियम है कि दोनों रेशियो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तभी तो प्रोपोर्शन होते हैं ए बी सी डी आपस में। समझ आ रहा है? तो अगर ए बी का रेशियो और सी डी का रेशियो आपस में बराबर है, यानी ए बी सी डी आपस में प्रोपोर्शनल है, तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी अपॉन बी डी, ठीक है। ये बनाना है, तो जैसे आपकी बुक में बनाया है ना, बड़ा अच्छा मेथड से बनाया है, हम भी उसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, हम मान लेते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, सॉल्व। ए अपॉन बी का हमने रेशियो निकाला, जो चीज़ यहाँ पर आती है सेम वही चीज़ सी अपॉन डी निकालने से आएगी, और क्या आएगी उसको हम मान लेते हैं वो आता है एक्स। क्या आता है, एक्स। भाई ये डिवाइड करने से जो आएगा वही इसको डिवाइड करने से भी आएगा। मान लेते हैं कि वो नंबर कौन सा होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, के होगा, वाई होगा, जो आपको लिखना है वही आएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, तभी तो आपस में प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट का साइन समझ में आ रहा है, क्या बताता है, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या है, बराबर। तो ये हमने बराबर लिख लिया दोनों का नंबर, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से ना आप ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या आता है, देखिए, आप चाहें तो डी निकाल लीजिए, आप चाहें तो और कुछ निकाल लीजिए। ए और सी, ये डी है ना कि ए है, क्या है, डी स्क्वायर ना ना, दिस इज ए स्क्वायर। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधारिए, क्या है ये, ए स्क्वायर, सुधार लीजिए बुक में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो हमको ना ए और सी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है, एक्स, और सी अपॉन डी की वैल्यू भी क्या है, एक्स। तो ज़रा देखिए, अगर मैं ए अपॉन बी एक्स लिखता हूँ तो ये मुझे ए कितना दे देता है, बी इधर भेज देता हूँ, दिस इज बी एक्स। ए की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, बी एक्स। सिमिलरली अगर मैं सी अपॉन डी एक्स लिखता हूँ तो मैं सी कितना लिख सकता हूँ, डी एक्स यूज़ कर सकता हूँ, सी की जगह डी एक्स। तो जहाँ ए आ रहा होगा बी एक्स यूज़ कर लेंगे, नीचे भी बी आता है ऊपर भी बी हो जाएगा। जहाँ सी आ रहा है वहाँ डी एक्स यूज़ कर लेंगे, नीचे भी डी है ऊपर भी डी हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए पुट करते हैं, पहले हम LHS लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए की जगह क्या रखना है हमको, बी एक्स, और ये ए नहीं है, ए स्क्वायर है, इसलिए बी एक्स का स्क्वायर माइनस सी की जगह क्या रखना है, डी एक्स, सो दिस इज डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर और डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें दोनों का स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर, तो ये क्या बना, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या बना, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसमें भी कॉमन निकल जाएगा, तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो इसमें कौन बचा, सिर्फ बी स्क्वायर, और यहाँ कौन बचा, डी स्क्वायर, और नीचे कौन है ऑटोमेटिकली, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट सिर्फ क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। किसका, ये जो LHS सॉल्व किया। अगर RHS सॉल्व करने से भी यही चीज़ आ जाए तो दोनों बराबर हो गए ना,
यही तो प्रूव करना है कि दोनों बराबर हैं, इक्वल का साइन है ना। अब हम लेंगे RHS, और RHS क्या है, AC अपॉन BD। A की जगह क्या रखेंगे अपन, BX, और C की जगह क्या रखेंगे, DX डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय D। ये x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर, और B मल्टीप्लाइड बाय D BD, नीचे B मल्टीप्लाइड बाय D BD, BD से BD कैंसल, कौन आया, x स्क्वायर। तो यहाँ इसको बना लो इक्वेशन 1, यहाँ इसको बना लो इक्वेशन 2, यानी LHS का रिजल्ट x स्क्वायर, RHS का रिजल्ट x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर आते हैं तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। Therefore from first and second LHS is equal to RHS, hence proved, ठीक है, इसलिए ये प्रूव हो गया, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं ना। हमारा क्वेश्चन है 12 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन फिनिश ए पीस ऑफ वॉल इन 9 डेज। देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। 12 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन फिनिश ए पीस ऑफ वॉल इन 9 डेज, यानी 12 लेबर एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं। एक दिन में कितने घंटे, 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और कितने दिन तक काम करते हैं, 9 दिन तक। कितने दिन तक, तब जाके एक वॉल कंप्लीट हो पाती। वॉल मतलब दीवार बना रहे होंगे लेबर, और एक दिन में 8 घंटा उनको काम करना है, और ऐसे करते करते 9 दिन लगते हैं एक वॉल बनाने के लिए। कितने लेबर, कितने लेबर, 12 लेबर। 12 लेबर कितने दिन में बनाते हैं एक वॉल को, 9 दिन में, लेकिन एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, ठीक है। If 24 laborers work 6 hours a day, then the day required to finish the same piece of wall will how many? अगर मैं 12 लेबर की बजाय 24 लेबर लगा दूं, कितने, 24 लेबर, और पहले 8 घंटा काम करते थे ना एक दिन में, अब ये 24 लेबर 6 घंटे काम करेंगे एक दिन में, तो कितने दिन में वॉल बना देंगे, ये क्वेश्चन है। समझ आया कि नहीं आया, आया ना। फिर से सुनिए, एनालाइज करिए इस क्वेश्चन को। 12 लेबर हैं, एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, 9 दिन लगता है काम खत्म करने में। 8 घंटे के हिसाब से 9 दिन जाता है, तब जाके वॉल कंप्लीट होती है। 12 लेबर के बजाय 24 लेबर अगर मैं रखता हूं, और 8 घंटे के बजाय 6 घंटे काम कराता हूं, तो कितने दिन लगेंगे वॉल कंप्लीट होने में। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। पहले ये बताइए, ज़्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे। पहले कितने दिन लगते थे, 9 दिन, अब ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वर्कर कितने थे, 12, अब वर्कर क्या हो गए, 24। तो 12 वर्कर में 9 दिन लगते थे, भले टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है ना, 8 घंटा 6 घंटा डिफरेंट है, लेकिन जब 12 लेबर होते थे तो 9 दिन में कंप्लीट होता था। अब 24 लेबर हो गए, ज़्यादा लेबर हो गए, तो जल्दी खत्म कर देंगे ना, दिन कम हो जाएगा। एक क्वांटिटी बढ़ी, नंबर ऑफ लेबर, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। ये कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन बनाने का तरीका मैंने बताया था ना, कैसे बनाते हैं, कैसे, सेम क्वांटिटी का रेशियो प्रोपोर्शनेट टू सेम क्वांटिटी का रेशियो। नंबर ऑफ लेबर ले रहे हैं तो नंबर ऑफ लेबर इज टू नंबर ऑफ लेबर लेंगे, और प्रोपोर्शनेट टू टाइम इज टू टाइम लेंगे। समझ आया। मैं आपको 2 तरीके से इसको बनाना बताता हूँ। क्लास 8 में एक चैप्टर है ना, मैंने बताया था पिछली क्लास में, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का, जिसमें बॉक्स बना बना के आपको बताया जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं उससे, ठीक है ना। वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, आप थोड़ा सा एनालाइज करके डेटा अपन गिवन बनाते हैं पहले अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्या क्या है भाई, बोलो फिर से एक बार। कितने लेबर हैं, 12। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। और कितने दिन तक काम चलता है, यानी टोटल कितने घंटे काम किए, एक दिन में 8 घंटा, तो 9 दिन में कितने घंटे होंगे, 72 घंटे। समझ आ रहा है। एक दिन में 8 घंटा, दूसरे दिन 8 घंटा, तीसरे दिन 8 घंटा, ऐसे 9 दिन लगातार 8-8 घंटे, तो 8 9 जा 72 घंटे में काम खत्म होता है। समझे कि नहीं। कैसे लिखेंगे इसको, लिखिए। 12 लेबर्स
12 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे। और कितने दिन तक काम करते हैं? 9 दिन तक। फॉर 9 डेज। ठीक है, समझ आया? 12 लेबर वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे, एक घंटे में, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। और ऐसे कितने दिन तक चलता है? 9 दिन के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे हो गए? इसको तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना आवर में। यानी इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 12 लेबर्स कंप्लीट्स ऐसे लिखते हैं ना अपने लैंग्वेज में। कितने घंटे बनते हैं? टोटल कितने घंटे काम किया इन्होंने? 8 × 9 72 ना। सो इट विल बी 8 × 9 72। 12 लेबर टेक्स 72 आवर्स टू कंप्लीट कितना वर्क भाई? 1 वर्क। यही बताया था मैंने, वर्क को एक तरफ करिए, टाइम को एक तरफ करिए, है ना। एक काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं? वो दिन में दिया हुआ था हिसाब किताब, 8 घंटा एक दिन में, 9 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल कितना हो गया? इसी चीज को आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं ना, टोटल टाइम कितना? 8 घंटा एक दिन का और 9 दिन का 72 आवर्स। ठीक है ना, हो गया। तो 12 लेबर 72 घंटे में एक काम खत्म कर देते हैं। समझ आया? 12 लेबर कितने घंटे में? 72 घंटे में एक काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम 24 लेबर लगाएं और एक दिन में कितने घंटे काम कराएं? 6 घंटे, तो वो कितने दिन में खत्म करेंगे? मान लेते हैं x दिन में खत्म करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनना ना। एंड 24 लेबर्स वर्किंग 6 आवर इन अ डे फॉर कितना? कितने दिन तक काम करें? x दिन तक, फॉर x डेज। ठीक है, इसको लिखिए लेट 24 लेबर्स वर्किंग 6 आवर इन अ डे फॉर x डे। ठीक है, तब जाके काम खत्म होता है। तो एक दिन में 6 घंटा, तो टोटल टाइम कितना लिया? x दिन में कितने घंटे काम करेंगे? 6x आवर, है ना। सो टोटल टाइम टेकन बाय 24 लेबर्स कितना? एक दिन में 6 घंटा, तो x दिन में 6x आवर्स। एक साथ लिख लीजिए 6x। यही हुआ ना? ठीक है, समझ आ रहा है? आया कि नहीं आया? आया। तो देखिए 12 लेबर 72 घंटे में एक काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, और ये इसको भी आप उसी तरह लिख सकते हैं 24 लेबर्स टेक्स 6x आवर, 6x आवर टू कंप्लीट 1 वर्क। उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 24 लेबर कितना टाइम लेते हैं? ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब बताइए डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है? सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा आपको, नहीं तो रेशियो गलत हो जाएगा। कैसा वेरिएशन है? इनडायरेक्ट कैसे पता? जब लेबर कम थे, 12 लेबर थे, तो टाइम कितना लगता था? 72 घंटे में काम खत्म हो जाता था। कम लेबर ज़्यादा टाइम। अगर मैं लेबर बढ़ा दूं तो जाहिर सी बात है टाइम क्या हो जाएगा? तो 72 बढ़ा कि 6x बढ़ा? कौन बढ़ा? सोचो तो, लेबर कम है तो उसी काम को खत्म करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा ना। और अगर लेबर ज़्यादा कर दें तो टाइम क्या लगेगा? कम। तो ये टाइम बड़ा है कि ये टाइम बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। ये लेबर बड़ा है कि ये लेबर बड़ा है? ये लेबर बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर मैं लेबर की संख्या बढ़ाता हूँ तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई? कम। तो ये कैसा वेरिएशन है ना?
तो यहां पर आप लिखेंगे रीजन सिंस नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीजेस देन time taken decreases, therefore this is an inverse proportion. ये कैसा प्रोपोर्शन हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में काम कैसे करते हैं अपन ऐसे लेते हैं रेशियो ना, नंबर ऑफ लेबर ले रहा हूं तो साथ में क्या लूंगा? नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है। एंड इट इज प्रोपोर्शनेट टू, देखिए दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेबर। नंबर ऑफ लेबर का रेशियो किसके प्रोपोर्शनेट होगा? नंबर ऑफ टाइम या टाइम टेकन के बराबर। टाइम टेकन इज टू टाइम टेकन, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाता है, समझे ना। अब यहां लिखना कैसे है? नंबर ऑफ लेबर इज टू नंबर ऑफ लेबर, टाइम टेकन इज टू टाइम टेकन, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप 24:12 लिखिए, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? ना 72:, ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा से कम का रेशियो ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा से कम का रेशियो लेना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, समझे कि नहीं समझे। अगर मैं नंबर ऑफ लेबर का रेशियो ऐसे लेता हूं, कम लेबर से ज्यादा लेबर का रेशियो, तो टाइम भी कैसे लेना पड़ेगा? कम टाइम से ज्यादा टाइम का रेशियो, समझ आया? ये इसकी खूबी होती है। तो कैसे लेना पसंद करोगे बोलो? कम से ज्यादा, तो ठीक है, यहां हम ले रहे हैं 12 लेबर से 24 लेबर, कम लेबर से ज्यादा लेबर, और ये किसके प्रोपोर्शनेट होगा? कम लेबर से ज्यादा लेबर, तो कम टाइम से ज्यादा टाइम। इस टाइम में से कौन बड़ा? 72 बड़ा, ये छोटा, तो कम से ज्यादा का रेशियो क्या बनेगा? 6x is to 72, समझे कि नहीं समझे? पक्का? अगर इसको आप 24:12 लिखते तो इसको क्या लिखना पड़ता? हाँ, क्योंकि ये ज्यादा से कम का रेशियो होता तो ये ज्यादा से कम का बनता, समझ आया? पक्का? अब इसको क्या करोगे? दिस इज 12/24 एंड इट इज इक्वल टू 6x/72। x की वैल्यू निकालनी, यहां पर निकाल रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे? 72 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 72 एंड दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 6। इधर x बचा, x ही तो निकालना है ना, क्योंकि 24 लेबर एक दिन में 6 घंटा काम करके x दिन में काम खत्म करते हैं, यही तो निकालना है अपने को ना, समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा x। चलो देखो कैसे आएगा। 12 दूनी 24 और 12 छंग 72 और ये 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 डेज आ गया ना हमारा आंसर, 6 डे। तो 24 लेबर मिलके कै दिन में काम खत्म करेंगे? अगर वो एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं, 6 दिन लगाएंगे, समझ आया? अब इसी चीज को ना एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ जो क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, बॉक्स बना के, ठीक है ना। वो कैसे बनवाते हैं थोड़ा सा इसको समझिएगा ना, इधर बना रहा हूं मैं ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए अपन क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 कॉलम बनाते हैं। वो कॉलम किसके किसके होंगे? देखिए ये हम लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर और यहां ले लेते हैं टाइम टेकन, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह के 2 कॉलम बनते हैं, है कि नहीं? इस क्वांटिटी को मैं मान लेता हूं दिस इज x एंड दिस इज y। x और y 2 अलग अलग क्वांटिटी हो गई, समझे ना। अब देखिए ना, नंबर ऑफ लेबर अगर 12 होते हैं, 12 लेबर लगाता हूं तो कितने घंटे टाइम लेकर के काम खत्म कर देते हैं? ये 72, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ लेबर 24 कर देता हूं तो ये कितना टाइम लेंगे? कितना टाइम लेंगे? 6x ना, कितना लेंगे? 6x, इतना ही ले रहे हैं ना। या आप x लिख सकते हैं क्या? इसको नहीं लिख सकते? हाँ चलो ठीक है, 6x आए ना, यहाँ से हमने निकाला, क्योंकि ये हम यहाँ कर चुके हैं कि एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं और वो एक दिन में 8 घंटा करते थे, इसलिए उसके हिसाब से 72 आया। तो एक दिन में 6 घंटा काम करेंगे तो 6x आएगा, आने दीजिए, वो तो आपको करना पड़ेगा उतना। तो ये एडजस्ट हुआ आपका,
अब आपको पहचानना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन आता ऐसे डब्बा बनाने में, डायरेक्ट वेरिएशन जब आता है ना डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, ये अपॉन ये, इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। और इनडायरेक्ट रेशियो जब आता है तो फिर इसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ रहे हैं? डायरेक्ट रेशियो में क्या होता है, ये अपॉन ये, यानी इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता है, और इनडायरेक्ट में इनका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ आया? ये होता है इनवर्स वेरिएशन में। क्लियर? ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स ना। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन x और y का मल्टीप्लिकेशन इधर x और y के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। समझे कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 72। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वही सेम किसका होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 है। अगेन ये वही चीज आ गई, डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू x। बन गया वही चीज। और आंसर क्या आना है, फिर से 6 आना है। तो चाहे वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात वही है, लेकिन रेशियो में अगर आप बनाएंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसे बनाते हैं। समझ आया? याद तो सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। ठीक, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 15, और हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹40 इफ 200 CFL bulbs are lighted for 6 days for 4 hours each day। ठीक है, अगर मैं 200 CFL बल्ब 6 दिन तक जलाऊं और एक दिन में कितने घंटे जलाऊं, 4 घंटे। एक दिन में कितने घंटे जलाने हैं बल्ब, 4 घंटे जलाने, और 6 दिन तक जलाता हूं। एक दिन में 4 घंटे, मैं अपने घर में 200 बल्ब लगा रहा हूं। कितने, 200 बल्ब लगा रहा हूं, और एक दिन में 4-4 घंटे चला रहा हूं। कितने घंटे, 4 घंटे। और कितने दिन तक चला रहा हूं, 6 दिन। तो मेरे यहाँ बिजली का बिल 40 रुपया आता है। समझ आया क्वेश्चन? How many CFL bulbs can be lighted for 3 hours every day for 15 days so that the electricity bill is ₹48। तो जरा बताइए, अगर मैं 3 घंटे बल्ब जलाऊं, कितने घंटे, एक दिन में 3 घंटे, और 15 दिन तक जलाऊं, तो मुझे कितने बल्ब जलाने चाहिए इस तरीके से कि मेरा बिजली का बिल 48 रुपया आए। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? पहले सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ बल्ब बताया जा रहा है। कितने बल्ब हैं, 200 बल्ब। 200 बल्ब अगर मैं 4 घंटे तक जलाता हूं एक दिन में, और ऐसे करके 6 दिन तक जलाता हूं, तो बिजली का बिल कितना आता है, 40 रुपया। तो अगर मैं एक दिन में 3 घंटे जलाऊं और 15 दिन तक जलाते रहूं, तो मैं कितने बल्ब जलाऊं ताकि मेरा बिजली का बिल 48 रुपया हो जाए। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? समझ आया? आया? हाँ, सबसे पहले इसको ऐसे बनाइए, 200 बल्ब जल रहे हैं ना, एक बल्ब के बारे में सोचिए। कितने बल्ब, एक बल्ब। एक दिन में एक बल्ब कितने घंटे जलता है, कितने घंटे, एक दिन में एक बल्ब कितने घंटे जलता है, 4 घंटे जलते। एक बल्ब की बात हो रही है, 4 घंटे। कितने घंटे, 4 घंटे। और वही एक बल्ब कितने दिन तक जलने वाला है, 4-4 घंटे, 6 दिन तक। तो एक दिन में 4 घंटे, तो 6 दिन में कितने घंटे बनते हैं, 24 घंटे। 6 4 जा 24। तो एक बल्ब कुल मिला के कितने घंटे जलता है, 24 घंटे। एक बल्ब 24 घंटे जलता है, और मैं कितने बल्ब जला रहा हूं, तो 200 बल्ब कुल कितने घंटे जलेंगे। एक बल्ब 24 घंटे जला, भाई अकेला एक बल्ब तो नहीं जल रहा ना कि एक बल्ब की वजह से बिजली का बिल आएगा। 200 बल्ब जल रहे हैं तो सबकी वजह से बिजली का बिल आएगा ना। तो एक घंटा, एक बल्ब 24 घंटे जल रहा है, 24 घंटे, 6 दिन में मिला के एक बल्ब 24 घंटे जला। ठीक है, तो 200 बल्ब कितने घंटे जलेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 24, 4800 घंटे। तो जब 4800 घंटे बल्ब जलता है मेरा, 4800 घंटे, तब जाके बिजली का बिल कितना आता है, कितना, 40 रुपया आता है। समझ आया? इसको लिख लेते हैं पहले ना। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको आप, कैसे लिखेंगे, देखिए, 1 bulb lighted
अप टू 4 आवर्स अ डे। एक बल्ब एक दिन में 4 घंटा जलता है और कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो टोटल कितना जला? टोटल टाइम टेकन बाय वन बल्ब कितना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना? 24 घंटा, है ना। एक बल्ब लाइट होने के लिए कितने घंटे लेता है, यानी कितने घंटे जलता है? 24 घंटे ना। टोटल टाइम टेकन बाय वन बल्ब टू लाइटेड या लाइटेन, 24 घंटे जला एक बल्ब। तो 200 बल्ब जल रहे हैं तो टोटल कितने घंटे जलेंगे? देयरफॉर टोटल टाइम फॉर लाइटेन 200 बल्ब्स कितना? दिस इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स। कितने हो गए ये? 24 दूनी 48 और 2 जीरो, ठीक है। तो 200 बल्ब कुल मिला जुला के कितने घंटे जलते हैं? 4800 घंटे जलते हैं। समझ आया? आया कि नहीं? फिर से देखिए, इसको मैं फ्रेम कर रहा हूं ना। 200 बल्ब्स लाइटेड फॉर 4800 आवर्स। 200 बल्ब 4800 घंटे जलते हैं, तो 200 बल्ब लाइटेड फॉर 4800 आवर। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इक्वल टू कितना आता है? 40 रुपया, ठीक है। जब 200 बल्ब 4800 घंटे जलते हैं तब बिजली का बिल कितना आता है? 40 रुपया। तो फिगर क्या समझ में आया? 4800 घंटे जले तो 40 रुपया बिजली का बिल आया। ये 4800 घंटे किससे बने? 200 बल्ब से बने हैं ना। 200 बल्ब मल्टीप्लाइड बाय 24 किए तब 4800 बना। तो ये 200 बल्ब 24 घंटे जल के 40 रुपया बिजली बिल बनाते हैं। समझ आया? तो मुझे कितने बल्ब जलाने चाहिए और एक दिन में 3 घंटे और 15 दिन तक, यानी कुल कितने घंटे हो रहे हैं? एक बल्ब के बारे में सोचिए। एक दिन में 3 घंटा जला तो 15 दिन में कितने घंटे जलेगा? 45 घंटा एक बल्ब। तो ऐसे में कितने बल्ब जला दूं? 45 घंटे, है ना। एक बल्ब 45 घंटा जल रहा है ना, तो मुझे कितने बल्ब जलाने चाहिए कि बिजली का बिल 48 रुपया हो जाए? तो हम क्या मान लें, कितने बल्ब जलाएं? एक्स बल्ब, ठीक है ना। नोट करिए, लेट एक्स बल्ब्स आर लाइटेड अप टू 3 आवर्स अ डे फॉर 15 डेज। समझ आ रहा है ना। एक्स बल्ब को एक दिन में 3 घंटे जलाते हैं 15 दिन के लिए, तो टोटल कितने घंटे जल गया? देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय एक्स बल्ब टू ग्लो या टू लाइटेड, कितना टाइम लिया? फिर से सुनिए, एक बल्ब का बताइए। एक बल्ब एक दिन में 3 घंटा जलता है एक दिन में, और कितने दिन तक जलना है इसको? डेली 3-3 घंटे 15 दिन तक। तो टोटल कितने घंटे जला? तो एक बल्ब 45 घंटा जलता है ना 15 दिन मिला के। एक्स बल्ब जला रहा हूं तो कितने घंटे जलेंगे? 45 एक्स घंटे। वेरी गुड, 45 एक्स आवर, है ना। तो अगर मैं एक्स बल्ब जलाता हूं 45 एक्स आवर तक तो बिजली बिल कितना आएगा? 48 रुपया। अब इसको फ्रेम कर रहे हैं ना, देखिए जैसे ये फ्रेम हुई ना, एक्स बल्ब्स लाइटेड फॉर कितने घंटे? 45 एक्स घंटे। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी कितना? 48 रुपया। ये और ये फ्रेमिंग समझ में आई कि नहीं आई? आया कि नहीं आया? आया ना। अब इतना करने के बाद आपको पहचानना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। समझे ना? कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब 4800 घंटे बिजली जलती है, ठीक है, बल्ब जलता है, तो बिल कितना आता है? तो
अगर बिल 48 रुपया आएगा तो नंबर ऑफ बल्ब भी क्या हो जाएगा? कम बल्ब जलने से ज्यादा बिल आता है कि ज्यादा बल्ब जलने से ज्यादा बिल आता है? जितना ज्यादा बिजली यूज होगी उतना ज्यादा बिल आएगा। पहले बिल आता था 40 रुपया, तो जाहिर सी बात है कम बल्ब जलता रहा होगा। जैसे ही 48 रुपया बिल आएगा हम क्या समझ जाएंगे? बल्ब कम जला कि ज्यादा जला? ज्यादा जला। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। ये कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन। समझ आया? तो यहां नोट करिए, दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। क्या है ये? डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कैसे लेते हैं अपन? दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो इज प्रोपोर्शनेट टू दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो। यहां पर कौन सी दो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है? बोलिए, कौन सी दो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है? एक है नंबर ऑफ बल्ब लाइटेड फॉर सम आवर और एक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ बल्ब लाइटेड फॉर सम आवर इज टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। इधर भी नंबर ऑफ बल्ब इज टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ रहे हैं? तो यहां पर लिखिए नंबर ऑफ बल्ब इज टू electricity bill, it is proportionate to number of bulbs is to electricity bill। ये समझ आ रहा है? डायरेक्ट है इसलिए दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो। इनडायरेक्ट होता तो क्या करते? सेम क्वांटिटी का रेशियो, सेम क्वांटिटी का रेशियो। और डायरेक्ट होता है तो क्या करते हैं? डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो प्रोपोर्शनेट टू डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो। समझ आया या नहीं आया? आया ना? पहले क्या लिखेंगे? 200 बल्ब का चक्कर लिख लेते हैं। 200 बल्ब कितने घंटे जल रहे थे? 24 घंटे। तो कितने घंटे बन रहे थे? इतने घंटे तक जले बल्ब ना। तो ये हो गया 4800 आवर इज टू बिल कितने का आ रहा था? 40 रुपया। एंड इट इज प्रोपोर्शनेट टू जब नंबर ऑफ बल्ब कितने हुए, कितने घंटे जले? एक्स बल्ब 45 घंटे तक, यानी इतने बल्ब 45 एक्स आवर। तो बिजली बिल कितने का हो गया? 48 रुपया। अब तो आप जान रहे हैं, खाली प्रोपोर्शनेट करना है। सो दिस इज 4800 डिवाइडेड बाय 40, एक जीरो कैंसल, इट इज इक्वल टू 45x डिवाइडेड बाय 48। एक जीरो तो कैंसल हो गया है, ये आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है? सो इधर बचेगा x इज इक्वल टू, ये कितना है? 480 मल्टीप्लाइड बाय, ये 48 ऊपर जा रहा है, डिवाइडेड बाय 45 इसके नीचे आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 45। करिए मल्टीप्लाई। इसको कैंसिल कराते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, ये हो गया। इसको कैंसिल कराओ। 45 कम 45, 30 बचेगा ना। 15 5 से कैंसिल कराइए ज़रा। 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45, 3 बचा, 5 6 जा। ठीक है? और अब ये 3 से भी चला जाएगा। सो दिस इज 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 32, 3 से कैंसिल होगा? नहीं हो रहा ना। क्या चीज़? हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा। इधर 32 बचा ना, इधर 4, 3 4 जा 12, 32 और 4 मल्टीप्लाई करिए, 128। दिस इज 128। एक्स क्या था? नंबर ऑफ बल्ब। किधर गया? ये एक्स बल्ब। तो कितने बल्ब जलाएंगे हम? 128 बल्ब। तो 128 बल्ब जब डेली 3-3 घंटे जलेंगे 15 दिन तक, तब जाके बिजली बिल कितना आएगा? 48 रुपया आएगा। समझ आ रहा है बनाना? ठीक है, नोट कर लीजिए।